स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और वक्त चला है हरियाणा को जवाब देना होगा, जहां आज हम बात करेंगे हरियाणा के लाखों सीईटी पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे हरियाणा के सीईटी पास युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बड़े ऐलान की। रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा में सीएम ने साफ किया है कि सीईटी पास युवाओं को पहले 100 घंटे का काम दिया जाएगा और 2 साल तक रोजगार न मिलने पर 1 नवंबर से मानदेय शुरू किया जाएगा। लेकिन सर्वे में 5,40,000 से ज्यादा ऐसे युवा मिले हैं। सवाल ये कि क्या ये मानदेय योजना युवाओं को राहत दे पाएगी या सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी? हरियाणा को जवाब देना होगा। में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सीईटी पास युवाओं को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि 1 नवंबर से सक्षम युवा योजना के तहत उन्हें मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार, स्किल डेवलपमेंट एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग तथा हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत हरियाणा को टॉप 10 राज्यों में स्थान मिला है और अब तक 51,000 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्व स्तरीय स्किल प्रतियोगिता के लिए राज्य के 5 युवाओं का चयन हुआ है। सितंबर महीने में चीन में होने वाली इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले युवाओं को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में स्किल फैकल्टी ट्रेनिंग के लिए राज्य स्तरीय आर्ट कल्चर सेंटर, वहीं फतेहाबाद, सुल्तानपुर और अंतेड़ी में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। 1 नवंबर से सक्षम युवा योजना लागू। 5,40,000 से ज्यादा सीईटी पास युवा चिन्हित। विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता को 10 लाख रुपए। पंचकुला और गुरुग्राम में बनेंगे AI हब। 2 लाख युवाओं को मिलेगा हार्ड स्किल ट्रेनिंग। सभी ITI का होगा नवीनीकरण। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पंचकुला और गुरुग्राम में AI हब बनाए जा रहे हैं, जिनके जरिए युवाओं को AI की पूरी जानकारी दी जाएगी। 2 लाख युवाओं को हार्ड स्किल ट्रेनिंग देने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रदेश के सभी ITI का नवीनीकरण किया जाएगा और फतेहाबाद में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में काम करेगा। AI पोर्टल विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा, जिस पर ITI और स्किल डेवलपमेंट का पूरा डेटा अपलोड किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल हो सके। हर तीसरे महीने बैठक पर ITI और स्किल डेवलपमेंट कार्यों की समीक्षा की जाएगी ताकि योजनाएं जल्द धरातल पर उतरे। मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं का सर्वे कराकर तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं की अलग पहचान की जाएगी। ITI में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक युवा उद्योगों की जरूरत के अनुसार तैयार हो सके। PM स्वनिधि योजना के तहत स्वरोजगार के लिए युवाओं को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। सीईटी पास युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इन्हें 100 घंटे का काम दिया जाएगा और अगर 2 साल तक रोजगार नहीं मिलता है तो सक्षम युवा योजना के तहत मानदेय दिया जाएगा। सर्वे में 5,40,428 सीईटी पास युवा पाए गए हैं, जिन्हें 1 नवंबर से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हरियाणा में युवाओं के रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को लेकर नायब सरकार की ये पहल कितनी कारगर साबित होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि सीईटी पास युवाओं को मानदेय देने के ऐलान से लाखों परिवारों में उम्मीद जगी है। क्या ये योजना वाकई युवाओं को रोजगार की राह दिखा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने से पहले सवालों का रुख करते हैं। मानदेय से बेरोजगारी की समस्या हल होगी? सवाल ये भी कि मानदेय योजना से युवाओं को कितनी राहत मिलेगी, और सवाल ये भी कि क्या युवाओं को समय पर मानदेय की जो सुविधा है वो मिलेगी और कितनी
युवाओं के लिए ये जो मानदेय की सुविधा सरकार की ओर से की जा रही है, ये लाभकारी साबित होगी। तो ये अहम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आज की इस चर्चा में हम तलाशेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, 1 नवंबर से मानदेय की राशि जो कि दी जाएगी सीईटी पास युवाओं को। और भी देखिए इसमें जो क्लॉजेज हैं, जो सर्वे हुए हैं, उसके आधार पर सरकार की ओर से जो रोजगार विभाग है उसकी ओर से ये पूरी रणनीति तैयार की गई है और उसी के तहत देखिए सभी जो ऐसे योग्य युवा हैं उन्हें ये राशि दी जाएगी। अब देखने वाली बड़ी बात ये है कि जो सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये जो राशि है ये आर्थिक मदद का एक बड़ा जरिया बनेगी युवाओं के लिए। तो ये कितनी मददगार साबित होती है हरियाणा के युवाओं के लिए, तो ये अहम बात होने वाली है। और इसके अलावा देखिए युवाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो हरियाणा के युवा हैं उनके लिए ये बड़ा प्लान भी तैयार किया गया है सरकार की ओर से। क्या क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। 1 नवंबर से सक्षम युवा योजना लागू होगी। 5,40,000 से ज्यादा सीईटी पास युवा जिन्हें चिन्हित किया गया। और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, प्रवक्ता इनेलो से। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मलकानिया जी, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि सरकार की ओर से देखिए जो रोजगार विभाग ने फैसला लिया है मानदेय देने का सीईटी पास युवाओं के लिए, ये कितना कारगर साबित माना जाए उन युवाओं के लिए जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक अचीवमेंट भी अपने नाम की है सीईटी पास करके। दीपिका जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को और यहाँ की जनता को मेरी नमस्कार। देखो, जो वेलफेयर स्टेट होती है उसका काम होता है कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे, उनको नौकरी दे और भलाई के काम करे। तो जो पास युवा हैं वो नौकरी की तलाश में होते हैं, तो यहाँ 100 घंटे की गारंटी देने की बात की गई है, परंतु उसको रोजगार कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा और उसको घंटे के हिसाब से पैसे मिलेगा, कैसे मिलेंगे, ये तो अभी देखने वाली बात है। जब भी कोई नई योजना शुरू की जाती है तो उसमें कई कमियां होती है, कई मुश्किलें आती है और उसको समय के साथ साथ देखकर जो है उनको हल किया जा सकता है। और जिस प्रकार की अब जो ITI होती थी पहले, वहाँ अलग अलग ट्रेड होते थे ITI में, कोई प्लम्बर ट्रेड, कोई मशीनरी ट्रेड, कोई दूसरा, परंतु अब समय बदल चुका है। अब जो है ट्रेड बन चुके हैं। अब आप प्रिंटिंग में जाओ तो पहले हाथ से कंपोजिंग होती थी, फिर कंपोजिंग दूसरे ऑफसेट चली, फिर हमारे पास जो टेलीफोन था वो लैंडलाइन होता था, फिर पेज चला, उसके बाद टेलीप्रिंटर आया। तो इस प्रकार जो टेक्नोलॉजी है वो बदलती रहती है। उसी आधार पर जो ITI है, युवाओं को जो ट्रेनिंग दी जाए उसको बदला जाए, उसका स्तर ऊंचा किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे हम देखते हैं कि बहुत सी चीजें हम उसके द्वारा कर सकते हैं। यहाँ तक खबरें भी वो ठीक कर देता है, फोटो भी ठीक कर देता है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग अगर युवाओं को दी जाएगी तो युवा आगे बढ़ेंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और हो सकता है कि इन युवाओं को रोजगार के देने के साथ साथ जो फैक्ट्रियां हैं, दूसरे उद्योग है, उन्हें भी एडजस्ट करने की पहले भी योजना थी, अब योजना को बढ़ाया जा सकता है और उनको रोजगार दिया जा सकता है। जो युवा पढ़कर निकलता है, कोर्स करता है, उसकी आस होती है कि उसे रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, वो परिवार का पालन पोषण करेगा, अपना पालन पोषण करेगा। परंतु जब पढ़ने के बाद, ट्रेनिंग के बाद भी रोजगार नहीं मिलता तो वो निराश हो जाता है और कई बार आत्महत्या तक कर देता है। तो 1 नवंबर से ये जो योजना शुरू की जा रही है इसका हम स्वागत करते हैं और इसके साथ साथ खिलाड़ियों को भी कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। और हरियाणा जो है खेलों में पहले भी आ गए और इनको खेलों में प्रोत्साहन के साथ साथ सरकारी नौकरियां भी दी जाती है। तो
तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा इन मामले में बहुत आगे है और एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर भी आगे बढ़ रहा है। तो जो कई बार आर्थिक कठिनाइयां भी आती है, कहाँ से पैसे करना, कहाँ से देना है और किस प्रकार देना है, इस प्रकार की समस्या का भी समाधान करना। तो अभी तो 2-3 महीने का समय है, जब तक लागू हो गया तब तक जो इन समस्याओं का हल भी हो जाएगा और जो कठिनाइयां सामने आएंगी वो भी पता चल जाएगी और उनका भी समाधान हो जाएगा। ठीक है। अब सुभाष चोपड़ा जी, आप बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो मेरा सवाल आपसे दोनों पहलुओं को समझने के लिहाज से रहेगा। एक तो अभी मलकानिया जी जिस तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से पूरे मुद्दे का विश्लेषण कर रहे थे, उस पर भी आप अपनी राय रखिएगा कि मैनेजमेंट कैसा होगा। और दूसरा, जो मानदेय के लिए फैसला लिया गया है, एक बतौर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने वाले प्रतिनिधि के नाते आप इसे कैसे देखेंगे? सभी को नमस्कार। अब देखिए, अभी माननीय नायब सिंह जी की सरकार ने त्रिवेणी मॉडल हरियाणा में लॉन्च किया, इसकी कार्य योजना बनाई है, रोजगार, कौशल और तकनीक। इसी के अंतर्गत जो विकसित भारत विजन है 2047, इससे हरियाणा को नई रफ्तार मिलेगी। और जो सीईटी पास है, ये इट इज नियरली 5.40 लाख, 5,40,000 युवाओं के लिए रोजगार और मान देगा सुरक्षा कवच। माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने ये नई योजना बनाई है। इससे, इस फैसले से रोजगार है, चाहे वो स्किल है, चाहे वो एआई है, इनके दम पर जो युवा हैं उनके भविष्य को पूरी एक लंबी उड़ान मिलेगी। अब परसों हरियाणा में मंत्रिमंडल की मीटिंग थी, माननीय नायब सिंह सैनी जी ने बिल्कुल सब पेपरों में भी छपा हुआ है और बयान भी जारी किया है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की है। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसमें 55,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। 55,000 करोड़ रुपए का, मतलब उधर से नौकरियां तो है ही है, साथ ही साथ जो छोटे उद्योग हैं या बड़े उद्योग हैं, उसके लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आमंत्रित किया जा रहा है। तो इससे जो हमारे हरियाणा में जो बेरोजगारी की समस्या है, उसका एक बड़ा समाधान है। आज आप देखिए, आईएमटी खरखौदा, आईएमटी गुड़गांव, हर जगह आईएमटी बन रहे हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं। पूरे हरियाणा में सड़कों का जाल बिछा है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है। इसके साथ साथ अब इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी में पहले क्या होता था, रट्टेबाजी होती थी। बच्चा बीए, बीकॉम, बीएससी कर लेता था, दैट वाज ए, मतलब रट्टेबाजी से बोलते हैं ना, क्रैम करके वो कुछ नहीं हासिल कर पाता था। अब आईटीआई में नए नए कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं, बिकॉज इट इज ए टाइम ऑफ एआई। अब एआईटी में साथ साथ ये भी है, एआईटी में नौकरियों की काफी कमी हो रही है, क्योंकि एआई एक बड़ा काम कर रहा है। तो अब इसमें एआई, माननीय नायब सिंह जी की सरकार ने एक बड़े 2 हब लॉन्च किए, बनाए हैं गुड़गांव में और पंचकुला में, जहां लाखों बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी एआई की। तो जो आज की जो स्किलनेस है, जो तकनीक है, ये बहुत जरूरी है, बच्चों को समझना पड़ेगा और उनको उसी हिसाब से डेवलपमेंट किया जा रहा है छात्रों का और सरकार का इस पर फोकस है। ठीक है, मैं आपकी बातों का जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, मैं सुभाष जी लौटूंगी आपके साथ। ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार जी, युवाओं के हित में आप हमेशा कहते हैं कि इनेलो हमेशा मुखर होकर आवाज उठाती है। अब जब सरकार की ओर से मानदेय देने का फैसला सीटी पास युवाओं के लिए लिया गया है, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या इसे माना जाए कि युवाओं के हित में है, कुछ उन्हें उससे फायदा होगा? दीपिका जी, फायदा तो होगा, लेकिन एक नया जुमला सरकार ने दे दिया। जब देखिए, आपने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करी थी, इन्होंने कहा था प्रत्येक महिला को जो 18 साल की हो, हम उसको 2100 रुपये महीना देंगे। जब देखने की बारी आई तो 23 साल की कैपिंग लगा दी, 1 लाख रुपए आमदनी की कैपिंग लगा दी। अब ये कह रहे हैं 5,00,000 युवाओं को, ये कह रहे हैं 40,000 युवाओं को 9,000 रुपए प्रति महीना देंगे। स्वागत है, लेकिन प्रावधान क्या किया? 4860 करोड़ रुपए एक महीने के बनते हैं, 4 महीने के कितने बनेंगे? तकरीबन 50-52 करोड़ कहां से ले आओगे? मतलब क्या कर रहे हो आप? फिर मैं तो एक ही बात कहता हूं, हमेशा बनाइए, भिक्षा ना दीजिए, हमारे को रोजगार दीजिए।
हमारे को नौकरी दीजिए। दो चीजें बोली मैंने, एक रोजगार, एक नौकरी। नौकरी तो सरकारी हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है। रोजगार हो सकता है उद्योग के माध्यम से। आप देखिए 2012 से इनकी 2014 से इनकी सरकार है, 12 साल हो गए। मनोहर लाल खट्टर कई देशों का दौरा किया, अमेरिका भी गए, जापान भी गए, चीन भी गए, बहुत देशों में गए, यूएई भी गए, और उन्होंने करोड़ रुपए विदेशी का बात की थी और लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। अभी मुख्यमंत्री सैनी जी भी गए, 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा जापान से, MOU साइन किए, बहुत खूब वाह भाई। मैं इनसे पूछना कि 2014 के बाद आज तक आपने कितने निवेश लेके आए और किस शहर में लेके आए? दूसरी बात, कितने बच्चों को रोजगार मिला? हमारे को रोजगार दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, हम खुद अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। आप भिक्षा ना दीजिए, मत भिक्षा ना दीजिए। आप ये कहने को तो बहुत है कि 5.5 लाख बच्चों को 9,000 रुपए महीना देंगे, 1 महीना देकर लगा देंगे। और अब देखिए पीले कार्ड उन पीले कार्ड में 5 किलो राशन मिलता है, सिर्फ 5 किलो। उसके लिए इन्होंने स्टंट कर दिए। अब एक एक कार्ड में 10-10 मीटर चढ़े हुए, किसके चढ़े हुए ये नहीं, किसी के चढ़ा दिया ठीक। और उसका नहीं देंगे। आने वाले समय में सीईटी पास युवाओं के पास साथ भी यही करेंगे, उनको देने वाले कुछ नहीं है। ये सरकार इस वक्त डरी हुई है क्योंकि इन्होंने जनजट कर जो रेवोल्यूशन देखा, इन्होंने देखा क्या धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जनता ने, इन्होंने नहीं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो जेंजी वाला प्रदर्शन हुआ है उसी का आफ्टर इफेक्ट इसे माना जाए? बिल्कुल उसी का है। ये अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन युवा इनको छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, मैं लौटती हूँ ओंकार जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। सुरेश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस घोषणा को? क्या आप भी, जो ओंकार जी ने अपनी बात रखी है कि एक जो बड़ा आंदोलन हम कह सकते हैं, हड़ताल और अपनी मांग रखी गई जेंजी की ओर से दिल्ली में, उसका एक असर है ये, और उसी का रिएक्शन है जो हरियाणा में युवाओं के लिए ये बड़ी घोषणा की गई है? दीपिका जी, जिस नेता के नाम से, जिस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से बीजेपी लोकल बॉडी यानी छोटे इलेक्शन से लेकर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तक का श्रेय देती आई है कि जो कुछ हुआ मोदी जी के कारण हुआ, सिर्फ असफलताओं को छोड़कर बाकी हर जगह ये नाचना, शोर मचाना, इवेंट मैनेजमेंट करना, होल्डिंग पोस्टर लगाना, अखबारों में ऐड निकालना, छोटे छोटे काम भी हमने कभी नहीं देखा किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हों कि वो रेलवे स्टेशन पर आकर रेल को हरी झंडी देते। ये कभी नहीं हुआ। हमारे समय में राजीव गांधी जी पंजाब आए, कपूरथला में रेल के बनाने की, रेलवे कोच बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन करके गए। ये हुआ करता था। जो नरेंद्र मोदी जी को श्रेय देते थे, मैं आपके पूछे गए सवाल के ऊपर आता हूं, और उस नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जिस तरीके से जंतर मंतर पर युवाओं ने घेरा है, नरेंद्र मोदी जी के चहेते धर्मेंद्र प्रधान जी को ना चाहते हुए भी इस्तीफा देना पड़ा, या नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा लेना पड़ा है। और यही नहीं, उसके बाद कि युवाओं से माफी क्यों नहीं मांग रहे। जननायक राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को जिस तरह से घेरा है, अमित शाह को जिस तरीके से घेरा है कि किसके कहने पर लाठी चार्ज हुआ, कील वाली लाठियां चलाई गई, गन चलाई। और यही नहीं, AK-47 के साथ भी वहां पर पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान छात्रों पर अत्याचार करने के लिए मुस्तैद खड़े नजर आए। बिहार में तो देखे ही गए, साथ में संसद के गेट पर भी AK-47 के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पुलिस खड़ी हुई थी। अनहोनी हो सकती थी। पत्थरों से भरा ट्रक
जो कभी चालान काटकर दिल्ली के पुलिस स्टेशन में खड़ा था, वो जंतर मंतर पर साजिश के तहत लाया गया। वो तो भला हो कि युवाओं का सोशल मीडिया पर उन्होंने डाल दिया कि दिल्ली पुलिस वाले सुबह 4 बजे ये पत्थरों का बड़ा ट्रक खड़ा करके चले गए, इसलिए उसका प्रयोग पत्थरों का नहीं हुआ। नहीं तो ये वहां पर कोई बड़ा साजिश के तहत कांड करना चाहते थे, छात्रों के ऊपर झूठे केस बनाना चाहते थे। तो ऐसे में इस हालात में हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है दीपिका जी, 3 तरफ से हरियाणा है। दिल्ली की हवा हरियाणा में बहुत जल्दी आती है, हरियाणा की हवा चाहे दिल्ली में लेट पहुंचती। जब इस विधानसभा चुनाव का परिणाम आया या आने वाला था, तो दिल्ली से आदेश हुआ कि परिणाम कुछ भी आए हम शपथ दिलाएंगे। नायब जी जो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने एकदम जोश में आके बयान जारी कर दिया आपके मीडिया के सामने कि हमारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है, कल हम शपथ लेंगे। ये दिल्ली से इतनी जल्दी मैसेज ट्रैवल कर गया था हरियाणा में। तो जब सरकार बनाने का मैसेज आज है बहुत जल्दी में, तो क्या जंतर मंतर पर युवाओं की बुलंद आवाज वो क्यों नहीं पहुंचेगी चंडीगढ़ तक? कैबिनेट की मीटिंग कोई आनंद फानंद में बुलाने का कोई मुद्दा कोई नजर नहीं आ रहा, इसीलिए हुआ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, बात को कवर करता हूं। हरियाणा का युवा रोजगार चाहता है और आप तो सीईटी क्वालिफाइड की बात कर रहे हो, जिसने कोई इम्तिहान पास कर लिया, आपकी कोई परीक्षा पास कर ली, आपका रखा गया कोई मापदंड पास कर लिया, उसको आप अगर मानदेय देकर उसके रोजगार के अधिकार से वंचित करते हो, ये सरकार के लिए शर्म वाली बात है। चलिए ठीक है। तरीके से भाजपा के प्रवक्ता और आपके राजनीतिक विशेषज्ञ बात कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा काम है सरकार का। ये काम नहीं है, ये किसी भी सरकार के लिए डूब पड़ने की बात, ये शर्म की बात है। आप रोजगार दे नहीं रहे। और एक बात और दीपिका जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, हम कहते थे कि प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है, समूचा विपक्ष कहता था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह की बात करते थे कि नहीं हमारे यहां तो हमने तो इतने लाख रोजगार दे दिए, इतने करोड़ दे दिए। 5,40,000 तो सीईटी पास का आंकड़ा खुद नायब सिंह सैनी की सरकार ने जारी किया है, आपके मीडिया ने बताया। उसमें हमारा तो बात नहीं विपक्ष का, तो यानी सिर्फ सीईटी टेस्ट के 5,40,000 युवा तो बेरोजगार बैठे हैं। तो क्या सरकार है ये? चलिए ठीक है। केसी मलकानिया जी, मैं सुरेश जी आपके पास लौटती हूँ। केसी मलकानिया जी, क्या आप भी मानते हैं कि जो दिल्ली में स्थिति बनी थी जेंजी इस तरह, मैं आऊंगी सुरेश जी, मैं आती हूँ पहले एक रिएक्शन इसी मुद्दे पर, फिर मैं आऊंगी आपके पास में। कि मलकानिया जी, उनकी बात में कोई तंत्र नहीं है, वो सरकार की ऐड की तरह चल रही है। तो सर वो भी तो गेस्ट है ना, उनकी बात भी तो मैं सुनूंगी ना, सबको बराबर का मौका दूंगी ना बोलने के लिए। मुझे तो बैलेंस करके सारी सबके रिएक्शंस लेने हैं। तो मलकानिया जी आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली का जो इफेक्ट है, जो चीज अभी ओंकार जी भी जिक्र कर रहे हैं, सुरेश जी भी कर रहे हैं, कितना प्रतिशत आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखो, जहां तक ये 9,000 देने के युवाओं को जो है 5,40,000 युवाओं को 9,000 दिए जाएंगे, तो मैंने कहा था कि सामाजिक सुरक्षा की बात की थी। और मैंने ये कहा कि किसी भी वेलफेयर स्टेट का काम होता है कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो लाडो लक्ष्मी योजना भी है, बुढ़ापा पेंशन भी है, विधवा भी है, डाइवोर्सी भी है, इन सभी को पेंशन दी जाए। परंतु ये एक युवा जिसने सीआईटी का परीक्षा पास करी है किया है, तो उसके बाद उनको रोजगार, मैं मानता हूं कि उनको शिक्षा दो, भिक्षा ना दो, ये बात बिल्कुल सही है। उन्हें रोजगार दो, रोजगार मिले तो बहुत बढ़िया है। परंतु 5,40,000 युवाओं को रोजगार एकदम देना, उनको एडजस्ट किया जा सकता है, उद्योगों में एडजस्ट किया जाता है, प्राइवेट कारखानों में दूसरी जगह एडजस्ट किए रोजगार लगाए जा सकते हैं, ITI वगैरह किया जा सकता है। पर एकदम इतने
धन की व्यवस्था करना, इतने युवाओं को इकट्ठा रोजगार देना कठिन है, मैं इस बात को समझता हूँ। और जो कुछ दिया जा रहा है, जहां तक युवाओं के संघर्ष की बात है, ये सही है कि पड़ोसी देशों में जैसे सत्ता पलट हुआ है, उसका जो आंच है वो भारत में भी पहुंची है। और विपक्षी पार्टियों को इस की आशा है कि कभी यहाँ भी ऐसा हो सकता है जो जिस प्रकार आंदोलन चला था और विपक्ष का सहयोग मिला था और युवाओं ने आंदोलन किया था, मुझे लगता था कि ये जो है आंदोलन जो है वो भयंकर रूप न धारण कर ले, इसलिए सरकार को भी झुकना पड़ा और सरकार को दूसरी बार तीसरी बार झुकना पड़ा है। तो हमें देखना होगा कि ये जो युवा हैं, इनको अगर कुछ दिया जा रहा है तो ये गलत नहीं है और ये उसकी आड़ में नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार की पहले भी कई वेलफेयर योजना है, उसी के तहत जो है ये जो रोजगार या जो भत्ता दिया जा रहा है, परंतु मैं मानता हूं, मैं विपक्ष की इन बातों से सहमत है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। हरियाणा में बेरोजगारी है, ये आंकड़ा तो आपके सामने आ गया है कि कितने युवा बेरोजगार हैं, तो उनके लिए रोजगार का प्रबंध करना जरूरी है। परंतु इतने युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, उन्हें दूसरे कारखाने खोले जा सकते हैं, प्राइवेट क्षेत्रों में एडजस्ट किया जा सकता है, परंतु जो कुछ मिल रहा है उससे थोड़ी बहुत राहत अवश्य हो सकती है, सामाजिक सुरक्षा आपको मिल सकती है। ठीक है सुरेश जी, यहाँ दो बड़े मुद्दे हैं। ओंकार जी ने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया कि आपने घोषणा तो कर दी, अब घोषणा किन भी परिस्थिति में की है, चाहे दिल्ली का जो इफेक्ट रहा वो हरियाणा तक पहुंचा उसको देखते हुए की है, लेकिन रीजन XYZ जो भी रहे हो, अब घोषणा हो गई है तो उसका बजट एलोकेशन, नहीं सवाल सुन लीजिए पहले पूरा। क्या जो गणित अभी ओंकार जी बता रहे थे, अगर उस गणित को बैठाया जाए तो इतना फंड मैनेजमेंट हो जाएगा? हाँ सुभाष जी, आप ही से सवाल है मेरा। अच्छा हाँ ठीक है। देखिए, इनमें जो जितनी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं और विशेषकर अभी रोड साहब बता रहे हैं राहुल गांधी जी को जननायक, ये जननायक नहीं, ये खलनायक है। किस तरह से वो दिल्ली में उन्होंने नहीं सुभाष जी और वो फैला रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं सुनिए सुभाष जी, आज ये विश्लेषण नहीं करना कि राहुल गांधी कैसे हैं, PM कैसे हैं, CM कैसे हैं, इस पर विश्लेषण नहीं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा है आप उसका जवाब दीजिए। अब हमने उस अनाउंसमेंट का जो टॉपिक आज रखा है उस पर आप उसका जवाब दीजिए ना प्लीज। कैसे फंड एलोकेट करेंगे, क्या उसके लिए कुछ रणनीति बनाई है? जब उन्होंने ये शब्द यूज किया तो मैं उसका जवाब दे रहा था, बट हाँ कोई बात नहीं। अब देखिए, ये जो भी हमारे विपक्ष के साथी हैं, इन साथियों को तो स्वागत करना चाहिए। भाई CET पास है, अगर उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, टेम्परेरी, बिल्कुल मकानिया जी सही कह रही है, सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए, उन युवाओं को 100 घंटे का कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये 1 नवंबर से जो सक्षम युवा योजना के अंतर्गत उनको मानदेय प्रदान किया जाएगा। तो इनको तो धन्यवाद करना चाहिए, परंतु ये हर बात की ये आलोचना करते हैं, वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। ये है अब गवर्नमेंट, जहां तक फंड्स की बात है तो गवर्नमेंट अपनी सारी कैलकुलेशन करती है, अपना बजट बनाती है। ये ऐसे कोई कार्य योजना नहीं, तो फिर इसमें भी कुछ ऐसा लाडो लक्ष्मी योजना जैसे कुछ क्लॉज लग जाएगा क्या? क्योंकि पहले तो सबको यही लग रहा था लाडो लक्ष्मी। एक सेकंड से सुनिए, जब चुनाव के दौरान वादा किया गया, उसके बाद जब ये हुआ कि पहली किश्त भी आ रही है, तो तब सबको लग रहा था कि हरियाणा में जो हरियाणा प्रदेश की महिलाएं सबको मिलेगा। लेकिन फिर पता चलता है कि जो फंड एलोकेशन हो रहा है उसमें लिमिट्स लगाई गई, 1000 रुपए FD, इसका प्रावधान अलग अलग किया गया। तो क्या अब CET में भी कुछ ऐसे क्लॉजेस लगाए जाएंगे आने वाले समय में जो जाकर क्लियर होंगे? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। माननीय नायब सिंह जी की जो नायब सरकार है, और ये बिल्कुल जो हरियाणा देश के जो टॉप 10 राज्य हैं उनमें ये मतलब उनमें शामिल हो रहा है हमारा हरियाणा प्रदेश, जहाँ पे हमारे जो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो नीतियां हैं, जो कौशल विकास कार्यक्रम है, वो मतलब बनाए जा रहे हैं यहाँ पर जो है ना, और जो उद्योग आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। अब देखिए ना, पंचकुला और गुड़गांव में मैंने आपको बताया AI हब, ये इससे जो है ना लाखों जो बच्चे जो है प्रशिक्षित होंगे और लाभान्वित होंगे। जो भी बेरोजगारी की यहाँ पे समस्या है उसका समाधान करने में ये एक मुख्य भूमिका निभाएगा। तो ये जो अपोजिशन जो पार्टी है, ये तो वैसे ही बोलते रहेंगे, इनके पास कुछ बोलने का है ही नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया, परसों देखिए मंत्रिमंडल की मीटिंग में
मतलब कितनी ये जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं तो ये भी तो रोजगार नए नए अवसर पैदा करेगी। तो ये तो इनके पास कुछ नहीं है, जो इनको बिल्कुल नकारा हुआ है। ये शायद इनको अपना टाइम नहीं, चाहे वो कांग्रेस का यार राज हो या 24 साल पहले ये हमारे इनेलो के साथी बैठे हैं, इनके हाथ मतलब ये आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल एक ही सपना है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय नायब सिंह सैनी जी का, विकसित हरियाणा, विकसित भारत, बिल्कुल एक ही टारगेट है। अच्छा, एक और चीज पर बहुत अच्छा फैक्ट एक और निकल के आया था इस डिस्कशन में सुभाष जी, कि आप लोग दावे करते थे कि हरियाणा में बेरोजगारी नहीं है। आप आज तो दोनों बातों में बहुत विरोधाभास देखने को मिला। ये जो आंकड़े हैं ये आप ही लोगों ने जारी किए, तो किस फैक्ट को सही माना जाए, इन आंकड़ों को या फिर उन दावों को कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी नहीं है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया, अब ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये जो 55,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, ये किस लिए आ रहा है, आप ये बताइए ना, ये किस लिए आ रहा है? ये अब आप कहेंगे इतनी बेरोजगारी है इसके लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ये इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, या तो इंडस्ट्रीज लगाई जाए, या व्यापार बनाए जाए, या उनको नहीं नौकरियां दी सर, जाए। मेरा कहना आपसे ये था, परसों- ठीक है आप लोग काम कदम उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सरकार जिस भी अभी- राज्य की रहती है वो सोचती है, लेकिन यहाँ जो काउंटर उठ रहा था आपके लोगों की उन दावों पर अब उठाया है कि आप लोग तो कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी बिल्कुल ना के बराबर है, तो फिर ये तो आप ही की बात को काउंटर कर गए ना आंकड़े। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कल ही पंचकुला में डाटा जारी किया, भाई 1,83,000 युवाओं को रोजगार दिया। ये स्थायी रोजगार है ये, जबकि हुड्डा राज ने 10 साल में सिर्फ 80,000 युवाओं को रोजगार दिया था। आप कंपैरिजन करिए ना। अब ये जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ये जो नए जो IMT जो विकसित हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं? ये रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आ रही है। तो बिल्कुल तत्पर है, बिल्कुल उनको ITI में नए कोर्सेज आ रहे हैं। बच्चे अब और तो और मतलब बच्चों को बाहर भी भेजा जा रहा है, हमारे बच्चे भी बाहर हैं। अब ये कहीं थी बाहर जहाँ रोजगार के साधन है नहीं, उनको बाहर भेजा जा रहा है। जी आज ग्लोबल टाइम है, बच्चा बाहर जाना चाहता है, वो यहाँ भी प्रशिक्षित होना चाह रहा है, वो यहाँ भी भेजना जहाँ उसकी इच्छा है। आज का टाइम बदल चुका है, देखो आप, ये पुराना टाइम नहीं है। आप बिल्कुल जो है ना कुएं के मेंढक थे, आज बच्चे बड़े समझदार हैं। नई नई इंडस्ट्रीज पॉलिसी आ रही है, नई टेक्निक आ रही है। ठीक है, ओंकार जी इस पर जवाब दीजिएगा कि बदलाव हो रहा है, सरकार इंडस्ट्री पॉलिसीज पर ध्यान दे रही है, बेरोजगारी दर और आंकड़े जो पिछली सरकार के मुकाबले भी सुभाष जी दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सरकार रोजगार दे, सरकार स्टाइपेंड दे, स्वागत करती है, लेकिन मैं तो इतनी सी बात कहना चाहता हूं। कल मुख्यमंत्री महोदय ने कहा हमने 1,83,000 युवाओं को रोजगार दिया। कल से पहले सप्रा जी भी और भी प्रवक्ता ये 2.25 लाख कहते थे। चलो कुछ कम तो किया इन्होंने। दूसरा, मैं ये कहता हूं पिछले 12 साल में कितने लोग तुम्हारे रिटायर हुए? सरकारी लोग रिटायर भी तो होते हैं। इस महीने तकरीबन 2,500 लोग रिटायर हो रहे हैं, तकरीबन हरियाणा सरकार के हर महीने रिटायर होते हैं। पिछले 12 साल में रिटायरमेंट कितनी हुई उसका एक व्हाइट पेपर जारी कर दो। आपने HKRN में कितने युवा भर्ती किए उसका एक व्हाइट पेपर जारी कर दो। और किस किस हल्के में किस किस व्यक्ति को किस किस ग्रेड की नौकरी मिली, ये बहुत जरूरी बात है। जो दूसरी सरकारों पर आरोप लगाते हैं, हम भी तो देखें कि उसमें क्या निकल कर आता है। सांप निकल के आता है, केचुआ निकल के आता है, मेंढक आता है। इन्होंने कहां रोजगार दिए? फिर ये मान गए कि CET पास युवा 5,40,000। ये तो दीपिका जी सिर्फ CET पास है। इसके अलावा जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी, BTech, MTech, PhD कर रखी, जिन्होंने IIT कर रखी, पॉलिटेक्निक कर रखी, ये कितने लाख युवा हैं? ये युवा कहां जाएंगे? इन युवाओं को सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी। और देखिए मनोहर लाल खट्टर जी ने कितने देशों का दौरा किया। इन्होंने कनाडा गए, अमेरिका गए, ब्राजील गए, चीन गए, UAE गए, जापान गए और ब्रिटेन गए, कनाडा गए, कितने देशों में गए। हजारों करोड़ रुपए सरकार का खर्च हुआ, हजारों करोड़। इन्होंने कहा था लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगी और लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा। इन्होंने कहा था इजराइल में भी बच्चों को रोजगार मिलेगा। भाई एक व्हाइट पेपर तो जारी कर दो जिसमें जनता को पता लगे कि आपने किन किन देशों की यात्राएं की,
उन यात्राओं पे खर्च कितना हुआ और उन यात्राओं का हमारे को लाभ कितना मिला। आज जनता रोजगार चाहती है, आप उनको बरगलाइए ना। अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले मुख्यमंत्री महोदय जापान गए थे, इन्होंने कहा था 5,000 करोड़ रुपए आएंगे। ये सिर्फ वादे करते हैं, MOU साइन कर लेते हैं बस, उसके बाद इनका कोई मतलब नहीं है। 2-4 दिन टीवी डिबेट होती है, वाह लूटते हैं, फिर नया मुद्दा आ जाता है, नए मुद्दे पे बहस हो जाती है, पुराना मुद्दा खत्म हो जाता है। ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं। और ये जो अब योजनाएं दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ जन जी से डर के दिखा रहे हैं। इनको पता है कि युवा बेरोजगार है। आप देखिए, अगर 2-4 दिन इस्तीफा और लेट हो जाता धर्मेंद्र प्रधान का, जन जी का गुस्सा 7वें आसमान पे था, आप नियंत्रित नहीं कर पाते थे उनको। अभी भी इनके पास टाइम है। ये जुमलेबाजी, जमेलेबाजी, ड्रामेबाजी ये छोड़ दीजिए। जितने हजारों करोड़ रुपए आप विज्ञापनों पे खर्च करते हो वो छोड़ दीजिए। उन हजारों करोड़ से हम हरियाणा को कोई औद्योगिक हब बना दीजिए। केंद्र में तुम्हारी सरकार है, मोदी जी बिहार जाते हैं 1 लाख करोड़ देने की घोषणा करते हैं, दूसरी स्टेट में जाते हैं कहीं 50,000 करोड़, कहीं लाख करोड़ देते हैं। अरे भी हमारे को 50,000 करोड़ दे दो। हमारा छोटा सा हरियाणा है, छोटा सा, और तीनों तरफ से दिल्ली लगती है उसको, उसमें कोई ऐसा इंडस्ट्रियल हब बना दो, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल है दिल्ली, वहां पे सारा माल सप्लाई हरियाणा से हो सकता है। और हम लोग बहुत मजबूत इरादे वाले हैं, हरियाणा वाले कर्मशील हैं, कर्मयोगी हैं। हमारे को कोई उद्योग धंधे दे दो ताकि हम अपने बच्चों को रोजगार खुद दे सकें। ठीक है सुरेश जी, ठीक है ओंकार जी, मैं लौटती हूँ। सुरेश जी, सरकार और सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये प्रावधान किए जा रहे हैं, जो बेरोजगारी है उससे खत्म करने का काम भी किया जा रहा है, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल हब भी हम बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश कर रहे हैं। लेकिन अभी सुभाष जी का भी आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकार थी उसके मुकाबले हमने कहीं ज्यादा नौकरियां दी हैं, बेरोजगारी पर काम किया है। तो उस पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस तो सही एक जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा उनका कहना है। क्या कहेंगे अब? दीपिका जी, आपने सवाल खुद करके देखा उनसे। एक तरफ आप कहते थे बेरोजगारी नहीं है, दूसरी तरफ खुद सरकार ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग के बाद आंकड़ा जारी किया कि 5,40,000 से ज्यादा तो CET के युवा हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, जिनको सरकार रोजगार नहीं दे पाई। और कब नहीं दे पाई? 12 साल से सत्ता में 3 टायर गवर्नमेंट होने के बाद विश्व के सबसे बड़े नेता जो जिनके ऊपर भगवान की असीम कृपा ये बताते हैं, उनके प्रधानमंत्री होने के बाद, उनके मित्र, उनके सखा खट्टर साहब के CM होने के बाद 9.5 साल तक तो खट्टर साहब रह के गए। बात कर रहे थे कि हम उद्योग धंधे लेकर आएंगे, बढ़ाएंगे। 12 साल में आपने एक उद्योग लगाया हो तो बताओ। जींद में आप आए, अगले दिन आपकी हाइड्रोजन रेल बंद हो गई। कांग्रेस के समय के इंजन, हमारा प्लेटफार्म और पटरी तो हमारी बनाई हुई थी, और वो अगले दिन जो इस इंजन ने खींचा वो भी कांग्रेस के समय का। ये आपकी टेक्नोलॉजी है, ये आपकी असलियत है। आप कहते थे कि हम बाहर से निवेश करेंगे, आज हरियाणा में। ठीक है, मैं सुरेश जी में लौटती हूँ। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले दर्शकों को बड़ी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये बताने लगा था कि जो नए नए मुख्यमंत्री बने थे कि बाहर से बहुत निवेश लेके आएंगे। हरियाणा में आज तक सबसे कम निवेश इस सरकार के समय में आया है। आएगा भी कैसे? अभी जापान गए थे, जैसे जापान का जिक्र हुआ, वहां पर गीता महोत्सव मनाया गया। ब्लॉक और मंडल लेवल के, इवन पन्ना प्रमुख लेवल के हमारे कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल के एरिया से भाजपा के कार्यकर्ताओं की वहां पर भीड़ जमा थी। क्या वो निवेश लेके आएंगे? भगवान श्री कृष्ण की दी गई गीता का व्यवसायीकरण कर दिया है। ज्ञानानंद महाराज जो खट्टर साहब के गुरु थे, जिनका एक बार विधानसभा के सत्र में भी इन्होंने प्रवचन कराए थे, जो अलोकतांत्रिक था, उन ज्ञानानंद महाराज के नेतृत्व में जापान में घूम के आए। भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र है। दुनिया भर के लोग कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के दिए गीता उपदेश के स्थल पर नतमस्तक होने को आते हैं।
ये हमारी परंपरा है। आप भगवान श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तहत छपाई गई गीता, जो हम कुरुक्षेत्र में आए हुए पर्यटकों को, सनातनियों को, साधु संतों को हम गिफ्ट देते थे, भेंट में देते थे कि ये गीता का उपदेश है, आप अपने परिवार को, अपने मित्रों को, आप बच्चों को पढ़ाना। कोई उस पर कोई फीस नहीं लेते थे, उसकी कोई कीमत नहीं लेते थे। दीपिका जी, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से अगर RTI कढ़ाओगे तो एक एक कॉपी 4.5 में इन्होंने नीलाम की हैं, बेची हैं, व्यापार किया है गीता का। और उसके साथ में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बेशकीमती जमीन 9-10 एकड़ ज्ञानानंद महाराज को दे दी। उस पर लिख दिया गीता, जियो गीता शोध संस्थान। यानी भगवान श्री कृष्ण की जो गीता थी, जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उस उपदेश में ये शोध करेंगे। जो लोग कभी स्कूल और कॉलेज का मुंह नहीं देखा, स्कूल के 100 मीटर के दायरे से नहीं निकले, जिनके पास डिग्रियां नहीं है, वो लोग हमारे सनातन का इतना अपमान कर रहे हैं कि शोध संस्थान पढ़कर युवा जब पढ़े लिखे हैं तो उनको बड़ा झटका लगता है कि ये लोग करेंगे भगवान श्री कृष्ण की गीता के ऊपर शोध। शोध का मतलब क्या आप उसमें कोई त्रुटि निकालोगे? अरे आप गीता को पढ़ लो और अपने जीवन में मतलब सुरेश जी, आपका कहने का मतलब ये है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं और सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, कि इससे युवाओं के हितों, हाँ, कोई पैसा ये नहीं लेकर आए। इवन अभी जापान की एक खबर आई थी, नेशनल लेवल की न्यूज थी, कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी की गई थी कि भारत सरकार जो है वो लापरवाह सरकार है। यहां जो MOU साइन करके गए थे, एक भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये सच्चाई है। आप या तो इंटरनेशनल लेवल पे जवाब दे दीजिएगा, और हमें तो हालात बता रही है। आपने स्कूल तो बंद कर दिए, अब आप उद्योग धंधे लेके आओगे कि ये जो CET पास युवा हैं ये उनमें काम करोगे। अरे CET पास युवा तो काम कर लेते, अगर आप गब्बर सिंह टैक्स ना लेके आते तो आपने मध्यम वर्गीय लोगों के जो उद्योग धंधे थे वो तो सारे फेल कर दिए। 12 साल में आपने बट्ठा बिठा दिया यहाँ की अर्थव्यवस्था का। आप टीवी पर कोई ना कोई WhatsApp पे लिख के ले आते हैं, यहाँ डिबेट में बोल देते हैं भाजपा के प्रवक्ता, उस झूठ से ही अभी तक इनका पेट नहीं भरा। चलिए ठीक है, मलकानिया जी एक डीप एनालिसिस दीजिएगा सुरेश जी की बातों का, क्योंकि बतौर पत्रकार आपने ग्राउंड रियलिटी देखी होगी। क्या आपको लगता है कि जो दावे सुरेश जी की ओर से किए जा रहे हैं कि 12 साल में पूरा भट्टा बिठाने का काम किया गया है, ना निवेश लाया गया, जो निवेश लाया गया वो सही दिशा में नहीं लाया गया जिससे युवाओं का हित हो सके, रोजगार बढ़ सके, तो आप इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? अपने अनुभव से बताइएगा। आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट कर लीजिए। मलकानिया जी, आप जी जो भी सरकार बनती है वो कोशिश करती है कि अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए और जो उद्योग धंधे लाए जाएं, विदेशों से जो है व्यापार आता है उसको लाया जाए, वहां से प्रदेश में निवेश किया जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हैं, MOU साइन कर देते हैं, परंतु वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो इस प्रकार की जो कमी है उनको दूर किया जाना चाहिए। जो आप साइन करते हैं उसको, उद्योग धंधे को यहाँ लागू किया जाना, लगाया जाना चाहिए। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगारी है वो हमारे सामने 5,40,000 बाकी ग्रेजुएट हैं, दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ITI है, दूसरे कई हैं जो बेरोजगार हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए जब भी कोई रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट होने वाले होते हैं, तो उनकी जगह नए जो युवा हैं उनको स्थान देना चाहिए। कोई भी हॉस्पिटल, स्कूल कहीं भी है, वो पोस्टें खाली नहीं रहनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी ऐसा करती है कि वो पोस्टों को उसमें फिल नहीं करती है, और जब कोई रिटायर होने लगता है तो उसकी एक्सटेंशन मांगती है, और एक्सटेंशन मिलते हैं जिन्होंने 58-60 साल तक नौकरी कर ली है, उसको तो हम आगे से आगे रोजगार दे रहे हैं। और जो युवा 20-22
22-25 साल का हो गया, उसने क्वालिफाइड भी है, उसको रोजगार के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार की चिंताएं विपक्ष की सही है, इससे मैं सहमत हूं। मैं समझता हूं कि युवाओं को छोटे उद्योग धंधे खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें रोजगार दिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार ये जो 9,000 रुपया दे रहे हैं आप, ये भी देखना चाहिए कि आपकी अर्थव्यवस्था, मैंने पहले ही कहा था कि जब भी आपको नई स्कीम शुरू करते हैं तो उसमें कई कठिनाइयां आती है, आर्थिक कठिनाइयां भी आती है, और उसी ढंग से आप जो है बाद में उसको व्यवस्थित करते हैं। तो इस प्रकार हो सकता है जो 5,40,000 युवा हैं, इसको किस प्रकार आप जो स्टाइफन के तौर पे देंगे, कैसे देंगे, और अगर उसको स्टाइफन मिलता है ठीक है तो सर, उससे मेरे भी पास तो समय की अपना कमी है, आगे इसलिए मैं बढ़ छोटे छोटे से सकते हैं। फाइनल रिएक्शन लेना चाहूंगी। ओंकार जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, बीजेपी काम करने की बजाय इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। पिछले 12 साल में देख लीजिए, हर थोड़े दिन बाद नई इवेंट दे देती है। हाइड्रोजन ट्रेन लेके आए थे, हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बताया गया कि एक दिन में 7,000 रुपए वो वसूली कर रही है और 90,000 रुपए का खर्चा। एक दिन हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का 90,000 रुपए खर्चा और 7,000 रुपए आमदन है। क्या हम आज इस परिस्थिति में हैं कि हम लिपस्टिक बिंदी लगा के गुजारा कर लें? ये नई नई इवेंट बनाते हैं, काम नहीं करते। इन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन आएगी, मोदी जी ने कहा था जापान से आएगी, कहाँ है बुलेट ट्रेन? ये एक इवेंट दिखाते हैं। आप कह रहे हैं कि दावे और जमीनी हकीकत में बहुत अंतर है। ठीक है, सुभाष जी द फाइनल कमेंट दीजिएगा सारी बातों को इंक्लूड करते हुए। देखिए, अभी मैंने बताया भाई, परसों मंत्रिमंडल की मीटिंग में बिल्कुल बताया भाई, 55,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ 5 लाख से अधिक नए रोजगार उत्पन्न करना ये उद्देश्य है। निर्यात को 2 गुना करना हमारा उद्देश्य है। और यह जो नीति बनाई जा रही है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है नई, राज्य के 14 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्गीय, ये एक सबसे बड़ा पैकेज सभी इंडस्ट्रीज के लिए माना जा रहा है। और ये हमारे ऊपर ओंकार जी पूछ रहे हैं कब तक? ओंकार जी पूछ रहे हैं कब? हाँ जी, ओंकार जी बिल्कुल। आप ये देखिए ना, ये नई जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है, ये इससे सभी को फायदा होगा, सभी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, छोटी से बड़ी। और चलिए ठीक है, ठीक है। इसमें सवाल ये है कि आखिर कब तक, कब फायदा होगा? ठीक है, मेरे पास समय कम है, रिएक्शन सबसे लेने हैं। सुरेश एक छोटा सा रिएक्शन आप भी दीजिए। बिल्कुल, अगले शॉर्ट टाइम में आप ये देखिए ना, बिल्कुल ही। और ठीक है, सुरेश जी तकनीकी दक्षता का वैज्ञानिक सर्वे करवाया जा रहा है आईटीआई संस्थानों में। ठीक है, रोजगार से संबंधित। सुरेश जी बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। सभी को फायदा होगा। एक लाइन का, सिर्फ भाजपा में एक उद्योग चल रहा है, उसी का तो सर्वे करा रहे हैं, उसी पे ध्यान है, सिर्फ अवैध कॉलोनी काटने का काम कर। चलिए हजारों एकड़। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यही माफी के साथ रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए, घोषणा तो बड़ी कर दी गई है, अब सवाल कई हैं, और जब धरातल पर मानदेय दिया जाएगा तो उससे युवाओं में कितनी खुशी की लहर देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।